नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार की बड़ी तैयारी की। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के लिए बड़े फैसले की। राष्ट्रपति शासन वाले मणिपुर में नई सरकार बनाने की तैयारी की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सीए बड़े बयान की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुरू की अभियान की। देश भर में बारिश, हीट वेव को लेकर मौसम विभाग के बड़े अलर्ट की। बात करेंगे आईपीएल में ऋषभ पंत पर लगे बड़े जुर्माने की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। 9 जून से 1 महीने तक चलेगा अभियान। सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए 9 जून 2025 से 1 महीने का अभियान शुरू करेगी। इस दौरान महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल मोदी 3.0 की पहली वर्षगांठ के अवसर पर शुरू होगा। सभी लोकसभा सांसद अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री सप्ताह में 2 दिन 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा पर जनसंपर्क करेंगे। इस अभियान में एनडीए के सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों, खासकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जनता तक पहुंचाना है। यह ऑपरेशन 7 मई 2025 को पहलगाम हमले के जवाब में शुरू हुआ था, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे। धान, कपास, सोयाबीन समेत 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए बड़ी फैसले। केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2369 रुपए तय की गई है, जो पिछले एमएसपी से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7,710 रुपए तय की गई है, जबकि एक दूसरी किस्म की नई एमएसपी 8,110 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 579 रुपए ज्यादा है। नई एमएसपी से सरकार पर 2,07,000 करोड़ रुपए का बोझ होगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एमएसपी फसल की लागत से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने का फैसला किया। ब्याज सब्सिडी योजना को अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जरूरी फंड भी तय कर लिया गया है। ये योजना किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के जरिए किसानों को कम ब्याज पर लोन देने के लिए है। देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू। अब एक अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों पर एक्शन ले सकेगा। सरकार ने नोटिफिकेशन किया जाए। देश में तीनों सेनाओं के जवानों पर अब एक ही अधिकारी एक्शन ले सकेगा। आज से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया। नए कानून बनने से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक कमांडर इन चीफ ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी। ये कमांडर सैनिकों पर कंट्रोल करने, कार्रवाई करने में सक्षम होगा। फिर सैनिक किसी भी सेना से जुड़ा हो। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल 2 साल पहले मानसून सत्र में संसद में पेश और पारित किया गया था। 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे 10 मई 2024 से लागू किया गया। सरकार ने नए नियमों को भी आधिकारिक रूप से जांच पत्र के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, भारत शांति चाहता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देता। यह उस जमीन को पाना चाहता है जो उसकी है ही नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा में एक सर्वदलीय मंत्री प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इसे बाधित करता है। उन्होंने कहा, भारत अकेले शांति से जीना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देता। यह उस जमीन को हासिल करना चाहता है जो उसकी है ही नहीं। शशि थरूर ने स्पष्ट किया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, परंतु आतंकवादियों को सजा देना जरूरी है। उन्होंने 2016 के पठानकोट हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीतियों की आलोचना की। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को उचित ठहराते हुए कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृढ़ जवाब है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के पक्ष को समझने की अपील की। यह प्रतिनिधिमंडल गुयाना, कोलंबिया, ब्राजील, अमेरिका का दौरा करेगा ताकि वैश्विक मंच पर भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को रेखांकित किया जाए। मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद तेज। बीजेपी और एनपीपी विधायकों ने राज्यपाल के सामने पेश किया दावा। मणिपुर में एक बार फिर से सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है और इस बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है। भाजपा नित एनडीए के 10 विधायक सरकार बनाने का दावा लेकर इन्फॉल में राजभवन पहुंचे हैं और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। इन 10 विधायकों में भाजपा के 8, एनपीपी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल है। इससे पहले 21 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए लोकप्रिय सरकार बनाने का आग्रह किया था। पत्र पर भाजपा के 13, एनपीपी के 3 और 2 निर्दलीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले विधायकों ने 44 विधायकों के समर्थन की बात कही है। बता दें कि मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 31 है।
देश में कोरोना के मिले 1200 केस, अब तक हुई 12 मौतें। यूपी बिहार दौरे पर पीएम मोदी के नजदीक रहने वालों के होंगे टेस्ट। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1200 पहुंच गई है। महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है, यहां 325 मरीज हैं। इनमें से 316 मरीज सिर्फ मुंबई के हैं। इसके बाद केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना पेशेंट हैं। महाराष्ट्र में 66, कर्नाटक में 36, गुजरात में 17, बिहार में 5 और हरियाणा में 3 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मंगलवार को 78 साल के कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। राज्य में कोविड के नए वेरिएंट से पहली मौत है। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल मृतक की संख्या 12 पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी के 29-30 मई को यूपी बिहार दौरे के मद्देनजर राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। निर्देश दिया गया है कि पीएम के 100 मीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों की कोरोना की जांच होगी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग ला सकती है। मानसून सत्र में प्रस्ताव संभव। कैश कांड के दोषी जज के घर जले, नोट मिले थे। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि सरकार अभी इस बात का इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे दे। दरअसल जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। उन्होंने घर के स्टोर रूम में 500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे, जिसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में तत्कालीन सीजीआई ने जांच समिति बनाई थी। कमेटी ने 3 मई को रिपोर्ट तैयार किया और 4 मई को सीजीआई को सौंपी थी। कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी ठहराया था। भाजपा सांसद बोले, आतंकी फिर हमले की तैयारी में थे, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उम्मीद थी पाकिस्तान आतंकियों पर एक्शन लेगा, पर नहीं लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद आतंकी भारत में फिर से अटैक की तैयारी कर रहे थे, इसलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। मनन मिश्रा ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के बाद भारत ने 15 दिनों तक इंतजार किया। हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान खुद आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट हमारी खुफिया एजेंसियों ने बताया कि आतंकी फिर से भारत में हमले की तैयारी कर रहे हैं। तभी 7 मई को भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 100 आतंकी मारे गए। मनन मिश्रा आतंकी हमले पर दुनिया को भारत का पक्ष बताने के लिए अलग अलग देशों में गए 7 में से एक डेलीगेशन का हिस्सा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने मंगलवार को कांगो के सांसद और नेताओं के सामने भारत का पक्ष रखा। मनन मिश्रा इसी डेलीगेशन में शामिल है। डीएमके के समर्थन से राज्यसभा जाएंगे कमल हासन। एमके स्टालिन ने बनाया उम्मीदवार। 19 जून को होगा चुनाव। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने अपने 4 उम्मीदवारों में से एक का नाम अभिनेता से नेता बने कमल हासन के रूप में आगे किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसकी घोषणा की है। तमिलनाडु से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिनमें से 3 पर डीएमके चुनाव लड़ेगी। चौथी सीट दोनों दलों की चुनावी समझौते के तहत मक्कल निधि मय्यम एमएनएम को आवंटित की गई है। एमएनएम से कमल हासन राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार है। वहीं डीएमके ने 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन, पूर्व केंद्रीय मंत्री एसआर शिवलिंगम और प्रसिद्ध तमिल कवि और लेखिका रुकैया मलिक के नामों की घोषणा की है। हालांकि एमएनएम की ओर से कमल हासन को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ऐसे माना जा रहा है कि वे राज्यसभा में पहुंच जाएंगे। तमिलनाडु विधानसभा में सभी 4 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सत्तारूढ़ डीएमके के पास आवश्यक संख्या मौजूद है। पाकिस्तान से सटे राज्यों में कल मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान शामिल। 22 दिन पहले देश भर में हुई थी ड्रिल। पाकिस्तान से सटे राज्यों में आज यानी गुरुवार की शाम मॉक ड्रिल होगी। इनमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान शामिल है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। यह इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। दरअसल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया था। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। भारत में बने कावेरी इंजन की रूस में फ्लाइट टेस्टिंग। लंबी दूरी के स्टेल्थ ड्रोन में इस्तेमाल होगा। छोटे फाइटर प्लेन भी लगाने का प्लान। भारत में बने कावेरी जेट इंजन की फ्लाइंग टेस्टिंग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ रूस में कर रहा है। ये रियल सिचुएशन में इंजन की कैपेसिटी आंकने के लिए अहम है। अधिकारियों ने बताया कि इंजन पर करीब 25 घंटे का परीक्षण होना बाकी है। स्लॉट मिलने पर टेस्टिंग की जाएगी। इसकी कैपेसिटी शोकेस के लिए इसे एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए में लगाने का प्लान है। शुरुआत में कावेरी इंजन को तेजस जैसी स्वदेशी एलसीए में लगाने का प्लान था, लेकिन प्रोग्राम में देरी के चलते तेजस में अमेरिकी इंजन GE404 लगाया गया। इस इंजन को अब भारत में बनी लंबी दूरी के घातक अनमैन्ड एयर व्हीकल UAV यानी स्टेल्थ ड्रोन की पावर बढ़ाने के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ उड़ीसा में मानसून की एंट्री, 17 राज्य कवर किए। मुंबई में तेज बारिश जारी, एमपी बिहार के 52 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट। देश में 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिन में 111 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मई में होने वाली सामान्य बारिश से करीब 6 गुना ज्यादा है। सामान्य तौर पर मई में 430 से 450 मिलीमीटर तक की बरसात होती है। वहीं मुंबई में आज जमकर बारिश हो रही है। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीते दिन तेज बारिश हुई, कई इलाकों में ओले भी गिरे। ओडिशा में मानसून आज एंट्री कर सकता है। सरकार ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार के 12 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हुआ है। आज 7 जिलों में हीट वेव, जबकि 15 जिलों में दोपहर बाद आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। सोने चांदी की कीमत में हुई बढ़ोतरी। सोना 475 रुपए बढ़कर 95,627 पर पहुंचा। वहीं चांदी 1128 रुपए हुई महंगी। सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार फिर सोने की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 475 रुपए बढ़कर 95,627 रुपए पर हो गया है, जो इससे पहले सोना 95,152 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 1128 रुपए महंगी होकर 97,653 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो एक दिन पहले तक 96,525 रुपए प्रति किलो पर थी। आईपीएल 2025 के आखिरी लीग स्टेज मुकाबले में फ्लिप मारने वाले ऋषभ पंत पर बीसीसीआई ने ठोका 30 लाख का जुर्माना। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने सीजन के आखिरी लीग स्टेज मैच में आरसीबी के खिलाफ 118 रनों की शानदार पारी खेली। इस मैच में उन्होंने शतक लगाने के बाद फ्लिप मारकर इसका जश्न मनाया था, लेकिन ये इनके लिए संतोषजनक पारी थी। मैच के बाद बीसीसीआई ने कप्तान पंत पर 30 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया, जबकि दिग्वेश राठी समेत सभी प्लेयर्स की भी मैच फीस काटी गई। एलसीजी के कप्तान ऋषभ पंत और उनकी टीम पर आरसीबी के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के कारण जुर्माना लगाया गया, क्योंकि यह आईपीएल की न्यूनतम ओवर रेट अपराधों से संबंधित आचार संहिता के तहत लखनऊ सुपर जॉयंट्स का सीजन में तीसरा अपराध है। इसलिए टीम के कप्तान ऋषभ पंत पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि इंपैक्ट प्लेयर के साथ इस मैच में प्लेइंग 11 के बाकी खिलाड़ियों पर व्यक्तिगत रूप से 12 लाख रुपए या उनकी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को 7 मंदिरों में होगी पूजा। 101 आचार्य कराएंगे अनुष्ठान, सीएम योगी होंगे शामिल। अयोध्या राम मंदिर में 5 जून को राम दरबार सहित 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गंगा दशहरा पर सुबह 11 बजे के बाद स्थिर लग्न और अभिजीत मुहूर्त में पूजा शुरू होगी। प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या और काशी के 101 आचार्य शामिल होंगे। ये जानकारी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी को ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित किया गया है। योगी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।